वंदे मातरम जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम इस वीडियो में शिक्षण भर्ती परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रीट लेवल 1 और 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित मनोविज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो एक नंबर आपके सामने, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में सही, शिक्षण विधियों के चयन में ये भी सही, छात्रों को अभिप्रेरित करने में ये भी सही। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पशुओं में प्रयोग करने में ये आपके नहीं होगा। तो विकल्प चौथा आपके राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। इसमें एक नंबर औद्योगिक मनोविज्ञान ये आता है, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान ये भी आता है। आपके तीसरा विकल्प राजनीतिक मनोविज्ञान ये नहीं आता है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राजनीतिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। देखो, अभी तो वर्तमान में मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें यह पूछा है कि साइको का अर्थ है। तो साइको का अर्थ होगा आपके आत्मा। क्या होगा? आत्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा, यानी चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? आपको अपना राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, ये आर्थिक मनोविज्ञान आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके। तो इनमें ये तीनों विकल्प गलत है और चौथा विकल्प है आपके राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को अधिक प्रभावित बना सके। इसलिए भी करता है कि मनोविज्ञान को देखकर छात्रों को समझा जा सके, अपने शिक्षण को प्रभावित बना सके। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय दोस्तों मैंने पहले बताया था कि तो शुरुआत में आत्मा का अध्ययन किया जाता था और साइकी का जो अर्थ भी बताया आत्मा, लेकिन वर्तमान में आपके आत्मा नहीं होगा, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक निम्न में से कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? यानी इसमें से कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना ये करना चाहिए। प्रेरणा को ध्यान में रखकर दोस्तों शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ये नहीं देंगे तो बालक का सामाजिक विकास नहीं होगा।
तीसरा, इसमें इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये आपको नहीं करना है। अध्यापक बनने जा रहे हो तो इस प्रकार का काम आपको नहीं करना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसमें ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है, गलत। ये व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, ये भी गलत। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये भी गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आदान प्रदान करता है। अगला आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? तो अपना राइट आंसर दोस्तों इसमें आत्मरक्षा, पुत्रेषणा, ये भी गलत। जिज्ञासा तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाइन, ये भी गलत। अगला है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय, तो आपको पता होगा चेतना, ये भी नहीं, ये पीछे का हो गया। मस्तिष्क, ये भी पीछे का हो गया। मानव व्यवहार, वर्तमान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह जो उसकी प्रशंसा करे, इसके आधार पर नहीं, जो उससे पसंद पूछता है। एकदम राइट। जो शिक्षक से पसंद पूछता है छात्र, उसकी शिक्षक को प्रशंसा करनी चाहिए। वो शांतिपूर्वक सुनता, ये गूंगे की तरह होता है। शांतिपूर्वक सुनकर बैठना, शांतिपूर्वक सुनकर और उससे पसंद पूछना, ये तो राइट हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक बैठना ये एकदम गलत। जो सदा आज्ञा का पालन करता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो उससे पसंद पूछता है। अगला प्रश्न, किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए? तो आपके ये राइट आंसर हो जाएगा जे.एफ. हर्बर्ट ने जो पाठ योजना उसके पद सुझाए थे। अगला प्रश्न, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, जिससे बाल विकास यानी बालक का विकास, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये वंशानुक्रम और वातावरण, यानी वंशानुक्रम के आधार पर विकास का जो नजरिया वो, और वातावरण के अनुसार उसका विकास कैसे होना है उसके आधार पर होता है। यानी इनका गुणनफल होता है विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है? समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इससे बालक के सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसमें से खेल एवं करके सीखना। किंडरगार्टन का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? खेल एवं करके सीखना। तो चौथा विकल्प आपके राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद
करता है जब देखो वे अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, ये गलत। वे अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के लिए अपेक्षित बना देता है, गलत। वे आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, ये भी गलत। चौथा विकल्प आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें वे अध्यापक को अधिगम के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए तो वे शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करें, ये भी गलत। वे अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करें, ये आपके राइट आंसर। इससे शिष्य के जो संवेगात्मक विकास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, तो अपना राइट आंसर चौथा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, देखो इसमें हमने पीछे भी देखा था और अब भी ये प्रश्न देख रहे हैं। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में अध्ययन, ये शुरुआत में था, गलत। चेतना का असीमित परिस्थितियों में अध्ययन, ये भी गलत। मानव, ये तीसरा विकल्प, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, एकदम राइट आंसर आपके तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता, एकदम गलत। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके बताता है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। दूसरा विकल्प, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताओं और सीमाओं से परिचित करवाता है, एकदम राइट। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं, एकदम सही। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों और सिद्धांतों को स्थापित करता है, ये आपके मनोविज्ञान के अनुसार ये सटीक है। आपका जो पहला विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा कर सकता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों पहला ही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, ये एकदम गलत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान है भौतिक शास्त्र और गणित की तरह शुद्ध नहीं है, बाकी ये मनोविज्ञान के सटीक का जो कथन है बेट सही है, लेकिन ये एक नंबर जो विकल्प है वो आपके सही आंसर होगा। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, यानी कि बालक सीखते समय उपस्थित नहीं रहता है, उसकी ओर ये संकेत करती है।
अगला प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ये आपके राइट आंसर, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, यानी कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती, वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। ये अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, आपको इनका राइट आंसर बताना है। तो अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन पर गलत, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना गलत, सीखने की तत्परता ये भी गलत। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सक्रिय भागीदारिता, इस पर आधारित। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वहन। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। ये बालक का सामाजिक विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान की दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो ये पुनर्बलन पहला विकल्प एकदम गलत। ज्ञान के शेष संबंध ज्ञान के शेष संबंध एवं अंत्यकरण। आपका राइट आंसर दोस्तों ये जो दूसरा विकल्प हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रिंट सही नहीं हुआ। ज्ञान के, ध्यान से सुन ले, ज्ञान के शेष संबंध एवं अंत्यकरण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो इनमें 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना ये गलत, इसमें लगाया जा सकता है। आधा रात कार्य में इसमें भी लगाया जा सकता है। चुनाव संबंधी कार्य इसमें भी लगाया जा सकता है। एक ये कार्य प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है। आपका राइट आंसर चौथा विकल्प होगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? आपको राइट आंसर चुनना दोस्तों। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध, इसमें ध्यान दिया गया है। गुमतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस पर भी ध्यान दिया गया है। शैक्षिक कैलेंडर को निर्धारित करना, इस पर भी ध्यान दिया गया है। 14 वर्ष बाद शिक्षा की व्यवस्था करना, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी 14 वर्ष तक तो शिक्षा, बालक की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, इसके बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी कौन सा अधिकार? राइट जो अधिनियम है 2009। अगला प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती। ये कथन किसका दोस्तों? अपना राइट आंसर चुनना आपको दोस्तों। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती, ये कथन किसका है? आप तो ये कथन दोस्तों आपके 1 नंबर
स्वामी विवेकानंद 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। एकदम राइट से संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, राइट। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, एकदम सही। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये चौथा विकल्प हो जाएगा, यानी उपयुक्त जो सभी जो ये कारण है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है। 6 से 14 वर्ष तक आयु के वर्ग के बच्चों पर इस पर भी लागू होता है। तीसरा विकल्प, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चे, इस पर आपके ये लागू नहीं होता है। इसमें चौथा है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। देखो इसमें आपके तीसरा विकल्प है आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर यह लागू नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज़ आपके लिए ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।